वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री के आज का जो अपना लेक्चर होगा वो हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। तो एंशिएंट हिस्ट्री लगभग खत्म होने वाली है, पूरी प्लेलिस्ट बनी, इसको प्लीज़ अच्छे से फॉलो करिए। एकदम ज़ीरो से ये मैंने कराई है, आपके जो पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे उसमें भी काम आएगी, आरओ में भी काम आएगी। बाकी ये शानदार स्टडी मटेरियल आप हमारा ले सकते हैं बढ़िया, इसको और शॉर्ट में आप अपनी लैंग्वेज में प्रीलिम्स के लिए नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट जीएस का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको आरओ के लिए, यूपी पीसीएस ज़ीरो से तैयारी कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके आप। तो देखिए, गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त था। ठीक है, और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? विष्णुगुप्त। तो याद रखना है, संस्थापक श्रीगुप्त, अंतिम शासक विष्णुगुप्त। और वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय अगर आप देखेंगे तो दो राजधानियाँ थी, एक पाटलिपुत्र, दूसरी उज्जैनी। ठीक है, किसके समय में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। तो ये चार चीज़ें तो पहले याद रखो। उसके बाद इन राजाओं की क्रोनोलॉजी भी आपको याद रखनी, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम है आपका, फिर आपका समुद्रगुप्त है ना, तो ये इसके बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें चंद्रगुप्त प्रथम की, इसका समय याद रख लो 319 से 335। कई बार क्रोनोलॉजी में आ जाता है लगाने के लिए। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335। चंद्रगुप्त प्रथम जो है पहला गुप्त शासक था। ठीक है, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। ऐसे तो इसका फाउंडर श्रीगुप्त था, पर चंद्रगुप्त प्रथम पहला राजा था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी। इसने ही पाटलिपुत्र को गुप्तों की राजधानी बनाया। तो गुप्तास की राजधानी को पाटलिपुत्र किसने बनाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्तों का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि इसने ही गुप्तों को सामंत की स्थिति से उठाकर शासक की स्थिति में बनाया। पहले वो लोग सामंत माने जाते थे, लोग सामंत थे, बाद में राजा बने। ठीक है, हेमचंद्र राय चौधरी चंद्रगुप्त प्रथम को द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक मानते थे। तो पहला तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त प्रथम को हेमचंद्र राय चौधरी मानते थे द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक। और वहीं वायु पुराण के अनुसार इसका जो साम्राज्य विस्तार है वो पूर्व में मगध से लेके पश्चिम में प्रयाग तक विस्तृत है ना, मगध से प्रयाग तक। और चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में गुप्त संवत चलाया था। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि गुप्त संवत कब चला, तो आप बता सकते हो 319 में। ठीक है, इस संवत का सर्वप्रथम प्रयोग जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में भी हुआ है भाई। और चंद्रगुप्त प्रथम ने नेपाल के लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके, मतलब कुमार देवी से विवाह करा था, लिच्छवी वंश की थी, याद रखना। और सम्राट जो है उसकी रानी और लिच्छवी राष्ट्र के संयुक्त नामों के सिक्के गढ़वाए भी गए हैं भाई। इस प्रकार इस वैवाहिक गठबंधन को स्वीकारा गया, मतलब इनके नाम के सिक्के चलाए गए। और वास्तव में समुद्रगुप्त का जो उल्लेख है वो प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति में देखने को मिलता है ना। तो इलाहाबाद अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से, ये याद रखना। और ये डिटेल आपको चंद्रगुप्त प्रथम की। तो ऐसे देखिए, आप नोट्स बनाया करिए, आप इन शॉर्ट में ऐसे 6-7 पॉइंट जितने मैंने बताए नोट कर लीजिए कि भाई महाराजा धीराज की उपाधि ली थी, पाटलिपुत्र राजधानी बनाई थी, द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक था, गुप्त संवत चलाया 319-20। बस ये फिर क्या होगा ना, जब आपका प्रीलिम्स और मेंस पास में होगा तो आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, आपको रिवीजन करने में फिर टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस पर थोड़ा फोकस करिए आप। चलिए, फिर इसके बाद समुद्रगुप्त की बात करते हैं, जिसको पर क्रमांक इनका था क्या? 335 से 75। टाइम जरूर याद रखो, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 35, फिर समुद्रगुप्त 319 से 335 से 75। ठीक है, समुद्रगुप्त जो था चंद्रगुप्त प्रथम का ही पुत्र था भाई, जो इन वंश का अगला शासक बनता है। प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को भरी सभा में राज्य प्रदान करने का वर्णन है। तो समुद्रगुप्त के बारे में किसमें दिया है? प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख में। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास लिया है जब इनको राज्य सौंप दिया है। वहीं विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने कहा है। और समुद्रगुप्त के विषय में प्रचलित है कि उसके शरीर पर 100 घाव थे और वह 100 युद्धों का विजेता था। 100 घाव थे, ऐसा कहा जाता है। कई लाख गायों का दाता भी कहा गया इसे, है ना। इसे क्या कहा गया? कई लाख गायों का दाता। इलाहाबाद के उनके स्तुति शिलालेख में कहा गया है कि उनका बहुत उदारता के कारण सरस्वती और लक्ष्मी का विरोध हमेशा के लिए समाप्त हो गया था, है ना, क्योंकि ये बहुत उदार थे भाई, बहुत दान वान देते थे। ठीक है, बहुत दान वान करते थे। तो याद रखना, भारत का नेपोलियन, कई लाख गायों का दाता, बहुत उदारता के कारण लक्ष्मी और सरस्वती का विरोध हमेशा के लिए समाप्त करा, क्योंकि बहुत ध्यान करते थे। अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकतर भागों पर
नियंत्रण हासिल किया है। ठीक है, रामगुप्त पहला गुप्त शासक था जिसने तांबे की मुद्राओं का प्रवर्तन किया था। आपको ये याद रखना है कि कौन ऐसा शासक था जिसने तांबे की मुद्राएं चलाई, तो वो रामगुप्त था। ठीक है, रामगुप्त, ये आपको याद रखना है। रामगुप्त के कुछ तांबे के सिक्के एरण और भिलसा जो है वहाँ से भी मिलते हैं। भिलसा से प्राप्त सिक्कों पर ही रामगुप्त के साथ गरुड़ का अंकन मिलता है हमें। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। समुद्रगुप्त का जो समकालीन श्रीलंका का राजा था वो था नरेश मेघवर्मन। कौन था? नरेश मेघवर्ण। समुद्रगुप्त की आज्ञा से उसने बोधि वृक्ष के उत्तर में श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार भी बनाया था। किसने? जो मेघवर्ण था उसने। ठीक है, वहीं समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अगर आप देखें तो वीणा का चित्रण भी मिलता है, जो वीणा का। और समुद्रगुप्त के शासन काल के समय कांची का शासक कौन था? विष्णुगुप्त। तो कांची का शासक विष्णुगुप्त था। समुद्रगुप्त के सिक्कों में हमें वीणा का भी चित्रण देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त महान संगीतज्ञ था जो वीणा वादन का शौकीन था, इसलिए उसने सिक्कों में वीणा बनवाई। और जूनागढ़ लेख से हमें यह भी ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र प्रदेश का गोप्ता नियुक्त किया था। तो ये तो अभी स्कंदगुप्त के बारे में हो गया। और वहीं प्रयाग प्रशस्ति का संकलन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा किया गया था। आपको ये भी याद रखना है। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। ठीक है, और एक याद रखना, नालंदा ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। तो किसको परम भागवत कहा गया है? समुद्रगुप्त को, नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख में। और इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु कहा गया है। क्या कहा गया? धर्म प्रचार बंधु। ठीक है, अभी समुद्रगुप्त के अभिलेख की बात करें अगर, तो एरण जो अभिलेख है, एरण अभिलेख, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है भाई। ये आपको याद रखना है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। एरण अभिलेख एमपी में है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा इसको। और इस लेख को कनिंगम ने वीना नदी तट पर स्थित एरण में खोजा था भाई, इसीलिए इसका नाम है। और एरिकण प्रदेश जो है समुद्रगुप्त का भोगनगर भी था। इसी अभिलेख में इसकी पृथ्वी रूपी कुलवधु मृदिता, दुत्त शुल्का पत्नी और उनके पौत्र ये सब बताए गए। तो आप खाली इतना याद रखो ये अभिलेख है कहाँ। ठीक है, यही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाता है भाई। 376 से 415 तक इसका शासनकाल रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय का। अब देखिए इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण उपाधि है शकारी, क्योंकि शकों का नाश करने वाला। शक नहीं जो आए थे कुषाण शख्स, तो शकों को इसने ही मारा था, तो इसलिए इसको भी शकारी की उपाधि भी दी गई है। देवराज की उपाधि दी गई है, देवगुप्त है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य की उपाधि दी गई, परम भागवत और चंद्र, है ना, ये आपको याद रखना है। अब जैसे देवराज है, ये सांची लेख में दिया गया है। प्रवरसेन के चमक लेख में चंद्रगुप्त की उपाधि देवगुप्त दी गई है। गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने विक्रमादित्य उपाधि धारण की, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, 376 से 415। और शक विजय के बाद उसने यह उपाधि धारण की थी, जब शकों को हराया था उसने तब। ठीक है, और चंद्रगुप्त की सर्वप्रथम सर्वप्रिय उपाधि परम भागवत थी, परंतु उसका प्रिय नाम देवराज था। ठीक है, महरौली के लौह स्तंभ लेख में उसे चंद्र कहा गया है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी, बार बार रिकॉल करनी होंगी। ठीक है, महरौली के लौह स्तंभ में उसे चंद्र कहा गया है, उसका प्रिय नाम देवराज था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था गुप्त वंश का। कालिदास और अमर सिंह इसी के दरबार में रहते थे भाई, जो कालिदास और अमर सिंह कवि थे। रामगुप्त ध्रुव देवी कथा का जो उल्लेख है वो विशाखा दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम। तो विशाखा दत्त ने क्या लिखी? देवी चंद्रगुप्तम। बाणभट्ट ने लिखी हरचरित। राजशेखर की काव्य मीमांसा, और भोज के श्रृंगार प्रकाश, और अबुल हसन जो है अली के मुजमुल उल तवरीक में मिलती है ना। तो ये सब किसने लिखी? ये किताबें याद रखो। मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन जो बुद्ध की मूर्ति है मनु कुंवर, वो प्रयागराज से मिली है भाई। कालिदास के संस्कृत नाटकों में स्त्री और पुरुष प्राकृत भाषा में वार्तालाप करते हैं। कौन सी भाषा इस्तेमाल करेगी? ये प्राकृत भाषा। कालिदास के संस्कृत नाटक अभियान शकुंतलम का मलयालम भाषा में अनुवाद किसने करा है? केरल वर्मा ने। ठीक है, किसने? केरल वर्मा ने। और चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा वक्तक वंश को प्रभाव में लाने हेतु अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वक्ता का नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया गया था, ये भी याद रखना आप। और ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं गुप्त काल की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्राकृत प्रकाश के लेख वररुचि थे। प्राकृत प्रकाश किसने लिखे हैं? वररुचि ने लिखा प्राकृत प्रकाश। और रामगुप्त की ऐतिहासिकता का वर्णन गुणचंद्र द्वारा रचित नाट्य दर्पण में मिलता है। और वहीं गुप्त संवत 61 जो है वो मथुरा स्तंभ लेख गुप्त वंशी सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद करनी होंगी। उदयगिरी महाभिलेख में चंद्रगुप्त को
राजा धीराजश्री कहा गया है। तो राजा धीराजश्री किस में कहा गया है? उदयगिरी गुहा अभिलेख में। जिसने दिग्विजय किया था, है ना, मतलब इसको जीता था, जिसने दिग्विजय किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक नाम देव भी था, जिससे इससे पहले बताया मैंने आपको। और कुछ किंवदंतियों के अनुसार अगर देखें तो समुद्रगुप्त के बाद उसके बड़े पुत्र रामगुप्त ने सिंहासन हासिल किया, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर दी, ये ऐसा कहा जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि रामगुप्त के कार्यकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य पर शक्तिशाली शक राजा ने आक्रमण किया था और रामगुप्त युद्ध हार गया था और इसने मतलब संधिबंदी कर ली थी, बाद में ये हराते उनको। यह भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को अपने भाई की हत्या करनी पड़ी और गुप्त वंश के सम्मान की रक्षा के लिए उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह भी करा, ऐसा कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य का जो विस्तार है वो अपने चरम पर पहुंचता है, ये आपको याद रखना है। और सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमोत्तर भारत में स्थित मद्र गण से लेकर खारपिक गण का विनाश किया था, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को गणारी भी कहते हैं। तो गणारी क्यों कहते हैं? क्योंकि गणों का विनाश किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने के जो है रजत के तांबे की मुद्राएं चलाई थी भाई। रजत सिक्के यानी सिल्वर के जो थे चलाने वाला पहला गुप्त शासक इसी को ही माना जाता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तांबे की रामगुप्त ने चलाए थे, ठीक है, अभी बताया। इसने 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं भी चलाई थी। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पहला गुप्त शासक था जिसने अश्वारूढ़ प्रकार, पर्यंक प्रकार, छत्रधारी प्रकार की मुद्राएं भी चलाई, ठीक है। 8 प्रकार की कौन सी स्वर्ण सिक्के चलाए थे इसने, ये याद रखना, पूछ सकता है आपसे। धनुर्धारी, सिंह निहंता, अश्वारोही, छत्रधारी, पर्यक, पर्यक स्थिति राजा और ध्वजधारी चक्र विक्रम प्रकार। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय मध्य एशिया के स्थल मार्ग से भारत आया था, ठीक है। तो फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो इसके अभिलेख हैं वो देख लो एक बार। मथुरा स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय का पहला अभिलेख है भाई ये। उदयगिरी गुहा लेख, यह उदयगिरी का पहला गुहा लेख है, कनिंगम ने खोजा था। सांची लेख, महरौली लेख, गढ़वा लेख, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। कुमारगुप्त प्रथम ने शक्रादित्य, महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की और अश्वमेघ यज्ञ का भी आयोजन करा, ये आपको याद रखना है। कुमारगुप्त प्रथम जो है चंद्रगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न उसका बड़ा पुत्र था, यानी किसका पुत्र था भाई? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। बिलशद स्तंभ लेख में, किसमें? बिलशद स्तंभ लेख में कुमारगुप्त ने स्वयं को ध्रुव देवी की संतान बताया भी है। और बछाड़ के राज्यपाल गोविंद गुप्त उसका छोटा भाई था। और कुमारगुप्त प्रथम जो है वो सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला गुप्त नरेश था, 40 वर्षों तक राज्य करा है। तो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, देखिए सबसे ज़्यादा वर्ष तक किसने राज करा है? कुमारगुप्त ने, ठीक है, 40 वर्षों तक। और साथ ही में क्रोनोलॉजी तो नहीं भूल गए हो कि भाई चंद्रगुप्त वन था, फिर समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आया, कुमारगुप्त आया भाई, है ना, फिर स्कंदगुप्त आएगा, तो ये भी जरूर याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमारगुप्त प्रथम की जो स्वर्ण, रजत और तांबे की मुद्राएं हैं वो भी मिली हमें। और सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में मयूर शैली की चांदी की मुद्राएं इसने ही चलाई थी। और उसने गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति बनाई थी। तो गरुड़ ने बना के मयूर बनवाया था कुमारगुप्त प्रथम ने। और कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, सबसे महत्वपूर्ण है ये कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? कुमारगुप्त ने। बिलशद अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के शासन का सबसे पुराना अभिलेख है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि कुमारगुप्त प्रथम के शासन का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? बिलशद अभिलेख, ठीक है दोस्तों। ये सिर्फ वही फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बुक में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि फैक्ट्स निकालो, इसमें सिर्फ हम अपने स्टडी मटेरियल में वही देते हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है। किसका? पट्टवाय श्रेणी का। और हुणों के आक्रमण का उल्लेख भीतरी अभिलेख में है। ये सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। हुणों का आक्रमण किस में दिया? भीतरी अभिलेख में। कुमारगुप्त के मंदसौर लेख से प्रमाण मिलता है कि पट्टवाय श्रेणी लाट प्रदेश छोड़कर दशपुर में जाकर बस गई थी और दशपुर में सूर्य मंदिर का निर्माण भी इसी श्रेणी ने कराया है। और वहीं मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार भारुचि और मेधातिथि गोविंदराज कुल्लुक भट्ट हैं, ठीक है। ये कौन है? टीकाकार। विश्वरूप, विज्ञानेश्वर तथा अपरार्क याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रमुख टीकाकार। दक्कन में हर्ष के सामरिक विस्तार को पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था, ठीक है। और गुप्त काल के दामोदर ताम्रपत्र में भूमि विक्रय संबंधी विवरण मिलता है हमको। फिर कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेख जो है इनके आपको नाम याद रखने। बिलशद अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, ठीक है। बिलशद कहाँ है? उत्तर प्रदेश के एटा में। कुमारगुप्त प्रथम का पहला अभिलेख बिलशद अभिलेख है, ये आपको याद रखना है।
मनकुंवर अभिलेख ये कहाँ है? इलाहाबाद में है, उत्तर प्रदेश में। मनकुंवर अभिलेख बुद्ध की प्रतिमा के नीचे जो है भाग पर लिखा गया था, ये आपको याद रखना है। इस बुद्ध मूर्ति मतलब इसमें बुद्ध मूर्ति के संस्थापक बुद्धमित्र नामक बौद्ध भिक्षु थे, इसके संस्थापक। गढ़वा के 2 शिलालेख ये कहाँ है? ये भी इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में है। मंदसौर अभिलेख ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है, ठीक है। और करमदंडा फैजाबाद, उदयगिरी एमपी, तैमूर ग्वालियर, सांची मध्य प्रदेश और मथुरा अभिलेख ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ये मथुरा अभिलेख, ठीक है। इस अभिलेख में विद्याधरी शाखा थी जैन मुनि दत्तलाचार्य, ये नहीं याद रखो, बस इतना याद रखो कि ये अभिलेख कहाँ है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जो अंतिम अपना स्कंदगुप्त का देख लेते हैं। अंतिम स्कंदगुप्त जो है 455 से 467 तक राज करता है। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक इसी को माना जाता है। जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेखित है, कहाँ पे? जूनागढ़ अभिलेख में, कि सभी राजकुमारों का परित्याग करके लक्ष्मी ने स्वयं स्कंदगुप्त का वर्ण किया है। और स्कंदगुप्त की लक्ष्मी प्रकार के स्वर्ण सिक्के पर लक्ष्मी राजा स्कंदगुप्त को कई वस्तु प्रदान करते हुए देखी भी गई, मतलब ऐसे सिक्के बनाए गए। स्कंदगुप्त के स्वर्ण एवं रजत सिक्के प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम स्कंदगुप्त के समय ही गुप्त स्वर्ण मुद्राएं डाली गई थी। लक्ष्मी या राजलक्ष्मी प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं स्कंदगुप्त ने ही चलाई थी। और स्कंदगुप्त ने तांबे का कोई भी सिक्का प्रचलित नहीं किया है, ये आपको याद रखना है कि गुप्त वंश के किस राजा ने तांबे का कोई सिक्का नहीं चलाया, तो स्कंदगुप्त ने। हुड़ों का पहला भारतीय आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था भाई। और हुड़ों का नेता कौन था? खुशनवाज। जैसे शकों ने चंद्रगुप्त द्वितीय जो था विक्रमादित्य उसके शासनकाल में करा, इसलिए उसको शकारी कहते थे। और हुड़ों ने आक्रमण स्कंदगुप्त के टाइम में करा है, बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। स्कंदगुप्त ने हुड़ों को परास्त भी किया था। महमूद गजनवी द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नष्ट किए जाने के बाद कुमारपाल ने उसका पुनरुद्धार कराया था। और स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति पाणदत्त था। तो ये कुछ अदर फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदयम के रचनाकार कौन है? वाग्भट्ट। वाग्भट्ट किसके रचनाकार है? अष्टांग के। गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही सोने के सिक्के का वजन सबसे ज़्यादा था। और गुप्तोत्तर काल में समान ब्याज की वार्षिक दर 24% थी। और स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त की तुलना जो है कृष्ण से करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार कृष्ण अपने शत्रुओं को परास्त करने के पश्चात अपनी माँ देवकी के पास वापस गया, उसी तरह से स्कंदगुप्त भी शत्रुओं को परास्त कर वापस आ जाता है। अब ये स्कंदगुप्त के अभिलेख हैं जो आपको याद रखना है। जूनागढ़ अभिलेख ये गुजरात के सौराष्ट्र में भाई स्कंदगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण और पहला अभिलेख। भीतरी स्तंभ अभिलेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भाई। इस लेख में हुड़ों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है, तो ये आपको याद रखना है। कौहम अभिलेख ये भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है भाई। इस लेख में वर्णित है कि भद्र नाम के व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा बनवाई थी। इंदौर ताम्रपत्र ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भाई, ठीक है, ये वो एमपी वाला इंदौर नहीं। सूपिया अभिलेख मध्य प्रदेश के रीवा में है। गढ़वा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। तो ये देखो क्या क्या पढ़ना है आपको, जो मैंने बताया इन राजाओं के बारे में, उनसे संबंधित स्तंभ लेख बार बार लर्न करिए। राजा, उनसे संबंधित स्तंभ लेख, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से इसको करिए। बाकी ये एक पार्ट और बचा है, इसको हम लोग कल खत्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छे से इसको करिए। बाकी ये सब स्टडी मटेरियल शानदार आपको SCS के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। पूरे GS का स्टडी मटेरियल आप ले सकते हैं। प्री मेंस RO ARO हो, UP पीसेज हो, बिहार पीसेज हो, किसी भी सिविल सर्विसेज का आप एग्ज़ाम की तैयारी हमारे यहाँ से कर सकते हैं।